हम आज के इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1857 क्रांति के बारे में हम पढ़ने से पहले उनके सभी कारण को जानेंगे। 1857 की जो क्रांति थी उसके कारण क्या थे, उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका परिणाम क्या निकला। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कारण को पढ़ेंगे। 1857 का जो तत्कालिक कारण था, 1857 क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, के तत्कालिक कारण में सबसे पहला कारण आता है चर्बी वाला कारतूस। जो चर्बी वाले कारतूस थे, अंग्रेजी सरकार ने 1856 ईस्वी में पहले से प्रयोग किए जाने वाला बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बेस। ये जो ब्राउन बेस था, यह 1856 से पहले प्रयोग किया जाता था। इसको क्या किया, बंद कर दिया और ब्राउन बेस के जगह पे एक नए बंदूक को लॉन्च किया गया जिसका नाम था इनफील्ड नई राइफल। इनफील्ड राइफल नई इनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस की जगह पे एक नया बंदूक लॉन्च किया गया जिसका नाम था नई इनफील्ड राइफल। इसमें जो कारतूस का प्रयोग होता था उसके ऊपर वाले भाग पे एक कागज लपेटा हुआ रहता था और भारतीय सैनिकों का मानना था कि यह कागज जो बनाया गया वह गाय और सुअर के चर्बी से बनाया गया है। इसके कारण अंग्रेजी सिपाही जो थे वह इसका विरोध नहीं करते थे, जबकि जितने भी भारतीय सिपाही थे जो अंग्रेजों के अधीन काम करते थे वे लोग इस कारतूस का विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार इन लोगों के बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी। इसी में एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। एक सैनिक था मंगल पांडे नाम का, जो नेटिव बंगाल का 34वीं बटालियन का सिपाही था। यह 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से साफ मना कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन लोगों को प्रताड़ित किया। उसके बाद प्रताड़ित होने के बाद मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सेम डे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक जो सैनिक था उसने क्या किया, अंग्रेज के दो बड़े बड़े अधिकारी, एक का नाम था मेजर ह्यूसन और दूसरे का नाम था लेफ्टिनेंट मार्क, इन दोनों को क्या किए, गोली मार दिए। गोली मार के इन लोगों की हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या करने के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। इस प्रकार मंगल पांडे 1857 क्रांति में शहीद होने वाले और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। आगे आते हैं तो यहाँ पे 1857 का जो पहला कारण था तत्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूस था। उसके बाद बढ़ते हैं तत्कालिक कारण से, तो आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण जब हम पढ़ेंगे तो राजनीतिक कारण में दो कारण सामान्य था। पहला था लॉर्ड विलेस्ली के द्वारा पारित किया गया सहायक संधि और दूसरा था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया हड़प नीति। जो सहायक संधि था, सहायक संधि का प्रतिपादन लॉर्ड विलेस्ली के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलेस्ली के द्वारा सहायक संधि का प्रतिपादन किया गया था 1798 ईस्वी में। यह एक इस प्रकार की नीति थी। लॉर्ड विलेस्ली भारत के सभी रियासत के राजाओं से एक संधि किया और उसने बताया कि आपके राज दरबार में जितने भी सैनिक होंगे मेरे होंगे, लेकिन उन सैनिकों का खर्च आपको उठाना होगा, जो भारतीय रियासत के लिए सुरक्षित नहीं था, क्योंकि जिसकी सैनिक होगी बात उसी की मानेगी और भारत पे ऑलरेडी पहले से अंग्रेजों का कब्जा था। तो भारत के जितने भी रियासत के राजा थे इसका विरोध कर रहे थे सहायक संधि का। दूसरा नीति प्रतिपादित किया गया था हड़प नीति। हड़प नीति का जो प्रतिपादन किया था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया। हड़प नीति के तहत जिस किसी भी रियासत का कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होता था उसके साम्राज्य को अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश सत्ता में विलय कर लेती थी। हड़प नीति के तहत सतारा, नागपुर, पंजाब,
अवध, झांसी जैसे बहुत बड़े बड़े रियासतों को अंग्रेज सरकार ने अपने में विलय कर लिया था। जो 3 नंबर कारण था वह था सामाजिक कारण, तत्कालिक कारण, राजनीतिक कारण। अब पढ़ेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार ने भारत में महिलाओं को शिक्षा लेने हेतु प्रेरित किया। इन लोगों को शिक्षा देने के लिए बहुत सारे विद्यालयों का व्यवस्था किया गया, जिसका विरोध भारत के लोग करते थे, और भारतीय लोग जो भी थे उन लोगों ने विद्या कार्यालयों को शैतानी दफ्तर का संज्ञा दिया था। भारत के जितने भी स्वर्ण वर्ग के लोग थे या जितने भी विद्वान लोग थे, वे लोग अंग्रेजों को बोलते थे कि अंग्रेज हमारी कल्चर को खराब करके, हमारी सभ्यता को खराब करके, महिलाओं को शिक्षित करके महिलाओं पे विजय करना चाहते हैं, और विजय पाने के बाद हम सभी को पूर्ण रूप से गुलाम बना लिया जाएगा। आगे दिया हुआ है। और 4 नंबर था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था। आर्थिक कारण के कारण ही 1857 में व्यापारियों ने अपनी सहभागिता दिखाई। 1750 के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और सफल रही, जिसके कारण इंग्लैंड में बहुत सारे उद्योग लगाए गए, बहुत सारे कारखाने स्थापित किए गए। स्थापना, कारखाना और उद्योग लगने के बाद भारत के जितने भी छोटे मोटे उद्योग थे, जिनका व्यापार का सीधा मार्ग ब्रिटेन था, उन लोगों का व्यापार धीरे धीरे ठप हो गया। अंग्रेजी सरकार ने छोटे छोटे वस्तुओं पे बहुत भारी कर लाद दिए और बहुत सारे भारतीय उत्पाद को उन्होंने बैन कर दिया, जिसके बाद यहाँ के जितने भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे छोटे व्यापारी थे, इनका सामान इंग्लैंड जाना बंद हो गया और उन लोगों को भारी घाटा होने लगा, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के कारण हम लोग पढ़ लिए। 1857 की जो क्रांति थी वह शुरुआत कब हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले 31 मई को करना था। भारत के जितने भी लोग थे वे लोग 1857 की क्रांति की शुरुआत की डेट, जो तारीख थी, उसको 31 मई 1857 को निश्चित किया था। भारत के हर लोग इस क्रांति में अपने हिस्सा ले, इसके लिए भारत के बहुत सारे लोग क्या करते थे? कमल का फूल और चपाती भारत के हर घर तक पहुंचाते थे और भारत के सभी लोगों से बताया जाता था कि हम लोगों को 31 मई 1857 को क्रांति करना है। कमल का फूल और चपाती 1857 की क्रांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन 31 मई 1857 को क्रांति शुरू नहीं हुई, उससे बहुत पहले 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई। 10 मई 1857 को ही क्रांति की शुरुआत हो गई। क्रांति की शुरुआत सबसे पहले मेरठ से हुई। मेरठ में क्रांति की शुरुआत होती है। जितने भी विद्रोही थे जो मेरठ में विद्रोह कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, वे लोग मेरठ पे कब्जा करने के बाद, यहाँ से अंग्रेजों को भगाने के बाद सभी लोग दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद ये लोग अपना जो नेतृत्व होता है दिल्ली में करना चाहते हैं और दिल्ली में कोई अच्छा नेतृत्व करता नहीं होता है। इसके लिए इन लोगों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बुलाते हैं और बहादुर शाह जफर से बोलते हैं कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व आप दिल्ली में कीजिए। बहादुर शाह जफर मान जाते हैं। बहादुर शाह जफर दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं और इनको क्या किया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा पकड़ने के बाद इनको रंगून बर्मा पे भेज दिया जाता है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून के बर्मा में रखा जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। आगे दिया हुआ है इनके पोते और पुत्री को क्या किया जाता है? मार दिया जाता है और उनके लाश को खूनी दरवाजे पे लटका दिया जाता है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। बात आता है जब बिहार का, तो बिहार में क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह कर रहे होते हैं। बाबू कुंवर सिंह, जिनका संबंध जगदीशपुर आरा से होता है। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे। बिहार में 2 जगह क्रांति हुआ था, एक बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में और एक बिहार के पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व पीर अली किए थे। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे जिन्होंने 1857 के क्रांति का नेतृत्व पटना में किया था। आगे बढ़ते हैं तो बिहार के बाद आता है अवध।
अवध में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अवध में क्रांति के नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बेगम हजरत महल शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ अवध में क्रांति करती हैं, लेकिन जब बेगम महल को लगा कि हम हारने लगे तो यह नेपाल भाग जाती हैं। नेपाल भाग गई और नेपाल में ही इनका मृत्यु हो गया 1879 ईस्वी में। क्रांति समाप्त होने के बहुत दिन बाद 1879 ईस्वी में बेगम हजरत महल का निधन हो जाता है नेपाल में। इनको नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित जामा मस्जिद में दफनाया जाता है। और बेगम हजरत महल का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु थी वो 1879 ईस्वी में हुई थी और इनको नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित जामा मस्जिद में दफनाया गया था। नेपाल भागने वाले एक और क्रांतिकारी थे जिनका नाम था तात्या टोपे नाना साहब के साथ कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। जो कानपुर में नेतृत्व हो रहा था, कानपुर का नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनका नाम था नाना साहब और उनके सहयोगी थे तात्या टोपे भी नेपाल भाग के गए थे, लेकिन इनको अंग्रेजों ने धोखे से पकड़ लिया। मान सिंह के कारण इनको धोखा से पकड़ लिया जाता है और इनको फांसी दे दिया जाता है शिवपुरी मध्य प्रदेश में इनको फांसी दे दिया गया 1859 ईस्वी में। शायद 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी की सजा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, आगे देखेंगे हम तात्या टोपे, नाना साहब और महारानी लक्ष्मीबाई। इन तीनों के बारे में 1857 की क्रांति में सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। जिस किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे अधिक प्रश्न नाना साहब, तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में ही पूछा जाएगा 1857 की क्रांति से संबंधित। तो सबसे पहले आते हैं नाना साहब। जो नाना साहब थे वह गोद लिए हुए बच्चे थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनका गोद लिया हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने मासिक पेंशन 5 लाख रुपया मासिक पेंशन के हिसाब से उनको बिठूर भेज दिया और उनके जगह पे राजा बना दिया गया नाना साहब को। नाना साहब जब राजा बने तो इनके जो साम्राज्य था उस पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमाना चाहा। उसके बाद नाना साहब अंग्रेजों के विरुद्ध जाने लगे और इसी के कारण ये भी 1857 की क्रांति में शामिल हो गए। 1857 की क्रांति में यह कानपुर का नेतृत्व किए थे। कानपुर से इन्होंने नेतृत्व संभाला था। इनके साथ शामिल थे तात्या टोपे, ये जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनके साथ जो नाना साहब थे, नाना साहब का मूल नाम था धुंडीराज। इनके साथ थी रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह था मणिकर्णिका उर्फ मन्नू। इनके बचपन का नाम था मन्नू, इनका पूरा नाम था मणिकर्णिका। लेकिन जब इनका शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ तो उनका नाम पूरा पड़ गया रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद इनका जन्म 28 नवंबर 1828 या 1835 को हुआ था। किसी किसी किताब में 1828 देता है तो कहीं कहीं 1835 देता है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। 28 नवंबर 1835 या 1828 को हुआ था। इनका जो शादी था वो 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। इनके जो मम्मी का नाम था वह था भागीरथी बाई। रानी लक्ष्मीबाई के माँ का नाम था भागीरथी बाई और इनके पिताजी का नाम था मोरोपंत और रानी लक्ष्मीबाई के माता का नाम था भागीरथी बाई। इनका शादी राजा गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे उनके साथ हुआ था 1842 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे सागर के बारे में।